Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। और जब बात आती है एग्रीकल्चर की तो हमें तो ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया में आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन अपने ऑक्यूपेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। अब इस चैप्टर में हमें क्या खास पढ़ना है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे पास किस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स हैं, किस किस क्रॉप के लिए हमें कौन सी एग्रीकल्चर कंडीशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर इन डिटेल with our expert. Hello students, I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to see your chapter number 14 and the name of your chapter number 14 is agriculture. In this chapter, my dear student, we are going to see the agriculture. Okay, what are the concept of agriculture, what are tools we are going to use in agriculture and what type of cropping pattern followed in our country India. Okay, so all this topic we are going to see in this chapter. Okay, so in the starting of this chapter, this little kid is thinking that what happens to the crops if they don't get enough water. Okay, so this boy is thinking that what happens if the plants or if the crops are not going to get enough water. Okay, so for the answer of this question you are going to get a hint, and that hint is consider how plants need water to stay healthy and grow. Then what could happen if the soil become dry. ठीक है, तो ये आप आंसर के तौर पे इसको सोच सकते हो. देन माइंड स्ट्रेच, चलिए देखते हैं क्या करना है आपको इसमें. देखो, Ravi lived in a village where everyone did farming. One day his father asked him to help in the field. As they worked, Ravi's father explained. Ravi नाम का एक बच्चा है, वो गांव में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वहां पे बच्चों गांव में सारे लोग फार्मिंग करते हैं. ठीक है, तो एक दिन उसके पापा मीन्स रवि के पापा रवि से कहते हैं कि रवि आज तुम मेरी हेल्प करोगे फार्मिंग में. ठीक है, एज दे वर्क रवि's father explained the weather is important for farming. Too much rain or too little can hurt the crop. ठीक है, तो रवि के पापा कहते हैं कि देखो हमारे लिए वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए. ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश और बहुत कम बारिश हमारे क्रॉप्स को हर्ट कर सकती है, यानी बर्बाद कर सकती है. Ravi saw his father plant seeds and water them, learning that with care the crops would grow into the food they eat. तो रवि ने देखा कि उसके पापा पहले तो सीड्स को बहुत प्यार से लगा रहे, फिर रवि को समझ में आता है यही सीड बड़ा होके बेबी प्लांट होगा और फिर वो क्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन माय डियर स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर ऑफ टू क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर फेवरेट फूड दैट कम्स फ्रॉम अ फार्म. आप लोगों को फार्म से जो भी खाना आता है तो कौन सा फूड आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्या खाना आपको अच्छा लगता है. देन व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू ईट दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. डिफरेंट सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स हमें मिलते हैं. गर्मियों में जैसे मैंगो, वाटरमेलन है, ठंडियों में ऑरेंज है. तो बच्चों आप मुझे ये बताइए आपको कौन सा फ्रूट आपको सबसे अच्छा लगता है अलग अलग सीजन में खाना. ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्रीकल्चर इन इंडिया. तो देखिए, agriculture is an important practice in India. Crops are grown on land to feed the population, provide raw materials for industries and contribute to exports. हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा किया जाता है, मींस एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन सबसे बड़ा है हमारी कंट्री इंडिया में. इंडिया में क्या होता है, क्रॉप्स को जमीन में उगाया जाता है इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए. ठीक है, और बच्चों देखिए ये जो हमारे क्रॉप्स होते हैं ना, ये हमारे क्या काम करते हैं, ये सिर्फ हम लोगों को खाना नहीं देते, ये रॉ मटेरियल्स भी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं. साथ ही साथ बच्चों और क्रॉप्स हमारे कंट्री इंडिया से एक्सपोर्ट भी किया जाता है. ठीक है, दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, द टू मेन क्रॉपिंग सीजंस, द क्लाइमेट्स एंड सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर ईच क्रॉप एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री. सो इन दिस एंटायर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट, यू all are going to see about the two main cropping pattern which India follows. Okay, then also you are going to see the different types of crops which is grown in our country India, then the climate required for this crops, then the soil. Okay, so all this topic you all are going to see in this chapter. Okay, so first of all my dear student, we are going to see the types of crop in India. Okay, so what are the types of crops we are going to see here. See, in India, crops are generally divided into two categories. In our country, India, my dear student, our crops are divided into two main categories: food crops and cash crops. Okay, food crop and cash crops. Okay, now do it time. You have to do this. Look at the map of India given here. Mark and find the states where rice, wheat, pulses and maize are grown. ये हमारे इंडिया का बच्चों मैप है. ठीक है, ये हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है. यहाँ पे आपको उन स्टेट्स को मार्क करना है जहां पे राइस, व्हीट, पल्सेस और मेज ग्रो किए जाते हैं. ठीक है, चलिए नाउ रियल वर्ल्ड टाइल्स, इसमें क्या करना है देखिए.
कैन यू नेम सम क्रॉप्स दैट ग्रो इन योर एरिया? आप जहां रहते हो बच्चों वहां पे कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है, क्या बता सकते हो? व्हेन डू यू थिंक दे आर ग्रोन, व्हाट काइंड ऑफ वेदर डू दे नीड? आपको आपको कब लगता है कि वो ग्रो कर चुके हैं या उन्हें किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए? ठीक है, चलिए नाउ नॉलेज ऑफ इंडिया, लेट्स सी. The Green Revolution in India started in the 1960s and lasted until the 1980s. During this time, scientists introduced special seeds called high-yielding variety HYV seeds, which were made to grow more food. हमारी कंट्री इंडिया में माय डियर स्टूडेंट्स लेट 1960s से लेकर आपका 1980s तक एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद ये था कि हमारी कंट्री इंडिया में क्रॉप्स ग्रो करने का रेट है उसको बढ़ाया जाए. ठीक है, तो इस टाइम और कैसे बढ़ेगा, जब आप सीड्स अच्छी क्वालिटी का यूज करोगे. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की ही वजह से स्पेसिफिकली हमारे पंजाब और हरियाणा, जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आती है बच्चों, वैसे तो ये ऑल ओवर इंडिया में था, लेकिन जो स्टेट सबसे ज्यादा इसे बेनिफिट जिनको मिला और जहां पे सबसे ज्यादा इसका यूज किया गया वो आपका पंजाब है, देन हरियाणा है. ठीक है, देखिए जो फार्मर्स है हमारी कंट्री इंडिया के, उन लोगों ने HYV सीड्स का यूज करना शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में. HYV सीड्स का फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटीज. ठीक है, और ये जो सीड्स थे ये इतने ज्यादा फर्टिलाइज्ड सीड्स थे कि क्रॉप्स हमारे ज्यादा ग्रो होने लगे. ठीक है, along with the seeds farmer began using fertilizers, pesticides and new machines to help crops grow better. अभी तक बच्चों आप ये भी जानते हो सीड लगाने का ही सिर्फ काम नहीं होता, उसके बाद हमें उसमें इरिगेशन भी करना होता है, प्रॉपर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना होता है. ठीक है, तो फार्मर्स ने HYV सीड्स का यूज किया. ठीक है, देन आपका इन लोगों ने इस्तेमाल किया फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, जिसकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में वो बहुत तेजी से और होने लगा. ठीक है, दिस हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक. तो बच्चों देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कौन कौन से क्रॉप्स को ज्यादा बेनिफिट हुआ, वो थे आपके व्हीट, राइस और मेज. ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन्हीं का हुआ, मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन. और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी कंट्री इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गई इन हमारे फूड क्रॉप्स को ग्रो करने में. ठीक है, नाउ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल रिक्वायरमेंट. फार्मिंग की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों तो बहुत जरूरी है कि क्लाइमेट और सॉइल सुटेबल हो जो क्रॉप हम लगाना चाहते हैं. ठीक है, सो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, तो देखिए इसमें क्या है, ईच टाइप ऑफ क्रॉप्स नीड स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन and soil types to grow well. Here is how the climate and soil affect the growth of different crops. देखिए अब जो भी क्रॉप लगाओगे ना उसको एक अलग टाइप का क्लाइमेट चाहिए, उसको एक अलग टाइप का वाटर वाटर कहते हैं कि वाटर उसकी नेसेसिटी होती है, अलग टाइप में. जैसे राइस के लिए अलग वाटर चाहिए, हमें भी वाटर वही रहता है. मेरे कहने का मतलब है कि राइस के लिए क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, वहीं व्हीट के लिए क्वांटिटी ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा. ये है, और क्लाइमेट भी दोनों का अलग अलग होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए बच्चों कोई भी आप जब भी क्रॉप्स लगाते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एरिया में आप क्रॉप लगा रहे हो उस एरिया का क्लाइमेट और उस एरिया का सॉइल आपके लगाए हुए क्रॉप के अकॉर्डिंग हो. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्लाइमेट और सॉइल है हमारे क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं. तो बच्चों सबसे पहले राइस, अगर आप राइस लगाना चाहते हो, आप राइस की खेती करना चाहते हो, तो उसके लिए कैसा हमारा क्लाइमेट होना चाहिए, कैसा सॉइल होना चाहिए. देखिए राइस, दिस क्रॉप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. अभी मैंने आपको बताया था अगर आप राइस लगाना चाहते हो इट मींस आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए. ठीक है, इट इज ग्रोन इन एरियाज विद हेवी रेनफॉल. अब जब इसे पानी ज्यादा चाहिए तो इरिगेशन से वो पानी की जरूरत तो पूरा कर नहीं सकते आप, तो क्या होगा, तो ये जो राइस का प्रोडक्शन है ये उन स्टेट्स में होगा जहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है. ठीक है, इट इज मेनली ग्रोन इन रीजन विद वार्म टेम्परेचर एंड फर्टाइल सॉइल सच एज द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स लाइक द गंगा. देखिए राइस जो है ना, राइस को ग्रो करने के लिए पानी तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन इसको साथ में वार्म टेम्परेचर भी चाहिए. ठीक है, तो वार्म टेम्परेचर और बारिश बहुत ज्यादा, ये कौन कौन से स्टेट्स में होंगे, तो ऑब्वियसली ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन में होगा. ठीक है, जैसा हमारा गंगा का फ्लड प्लेन है, गंगा का जो बाढ़ आता है ना उसका जो प्लेन बनता है फ्लड प्लेन, ये वहां पे ग्रो होता है. तो कौन कौन से स्टेट्स में आता है, देखिए वेस्ट बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश. ठीक है, ये स्टेट्स हमारे चीफ प्रोड्यूसर है हमारे राइस के. तो ये देखिए ये है आपका राइस का पिक्चर. ठीक है, फिर बारी आती है बच्चों व्हीट. अगर आप व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो कैसा क्लाइमेट या सॉइल चाहिए. देखिए व्हीट नीड्स अ कूल क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल. व्हीट को ठंडा क्लाइमेट चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल, ना बहुत ज्यादा रेनफॉल ना बहुत ज्यादा कम रेनफॉल. ठीक है, इट ग्रोज बेस्ट इन फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल. और ये ग्रो करता है आपका फर्टाइल सॉइल पे और जहां पे ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो सॉइल का वहां पे. ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट से जो व्हीट प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं वो है बच्चों आपका
पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर फेमस फॉर व्हीट फार्मिंग। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और एक और बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में जो क्रॉप सबसे तेजी से इंडिया में ग्रो हुआ था वो आपका व्हीट है, व्हीट के बाद राइस था। ठीक है, चलिए ना कॉटन। अब कॉटन क्या है देख लीजिए। ओके, नाउ कॉटन थ्राइव्स इन वार्म क्लाइमेट्स। कॉटन हमेशा आपका वार्म क्लाइमेट में ही पैदा होता है। ठीक है, it needs dry and sunny weather. It grows well in soils that are not too wet but well drained. देखिए, कॉटन अगर गर्म इसको वेदर चाहिए तो बच्चों इसके लिए क्या चाहिए, हमें सनी वेदर चाहिए, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ये उस सॉइल पे ग्रो करता है जो बहुत ज्यादा गीला ना हो और बहुत ज्यादा ड्राई भी ना हो। ठीक है, चलिए, इट इज मेनली ग्रोन इन स्टेट्स लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो कॉटन कहाँ पे पैदा होता है, गुजरात और महाराष्ट्र में, ब्लैक सॉइल पे। ठीक है, चलिए अब टी की बारी है बच्चों। टी कहाँ पैदा होता है देखिए, टी रिक्वायर्स अ कूलर क्लाइमेट। तो टी प्रोडक्शन के लिए स्टूडेंट्स वी नीड कोल्डर क्लाइमेट्स। ओके, इट नीड्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल। राइस की तरह टी कल्टीवेशन के लिए भी हमें बारिश बहुत ज्यादा चाहिए। इट इज मोस्टली ग्रोन इन द हिली एरियाज ऑफ असम एंड दार्जिलिंग वेयर द सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये बेसिकली बच्चों हिली एरियाज में ग्रो करते हैं। देखिए, जहां जहां पे राइस ग्रो होता है वहां वहां पे जरूरी नहीं कि आपका टी भी ग्रो। क्यों? क्योंकि राइस और टी दोनों को पानी बहुत ज्यादा चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन राइस आपका प्लेन एरिया में ग्रो होता है, टी हमेशा हिली एरियाज में ग्रो होता है। ठीक है, तो जैसे आपका असम और दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, टी का प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, फिर शुगर केन की बारी है बच्चों। देखिए, शुगर केन के लिए कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन हमें चाहिए। This crop requires a warm climate with plenty of water. Sugarcane के production के लिए we need a warm climate with lot of water. Okay, it grows best in tropical and subtropical climate. अगर इसे warm climate चाहिए तो ये कौन से climatic condition में ज्यादा अच्छा grow करेगा, ये tropical और subtropical में। ठीक है, it is mainly cultivated in, okay, चलिए now knowledge capsule देखिए इसमें क्या है। India exports most of its rice to other countries, including both basmati and non-basmati. It is the major exporter of rice, especially basmati rice. देखिए, हमारी कंट्री इंडिया में इतना ज्यादा राइस पैदा होता है कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। हमारी कंट्री इंडिया से बेसिकली बासमती राइस का एक्सपोर्ट होता है, इसके अलावा जो नॉन बासमती राइस होते हैं उनका होता है। ठीक है, चलिए ओके, नाउ डू इट टाइम। ये आप लोगों को करना है, क्या करना है देखिए। Why do you think some crops like mustard and peas are grown in winter? आपको ऐसा क्यों लगता है जो मस्टर्ड और पीज है वो विंटर में ग्रो होते हैं, उन्हें आप समर में क्यों नहीं ग्रो कर सकते? What makes them different from crops like rice and cotton? वो राइस और कॉटन से कैसे अलग है? बहुत इजी आंसर, अभी आपने पढ़ा है इसको। ठीक है, चलिए नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब हम देखने वाले हैं बच्चों हमारी कंट्री इंडिया में एग्रीकल्चर क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो देखिए, एग्रीकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमी फॉर सेवरल रीजन। हमारी इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो पहला है बच्चों लाइवलीहुड। अ लार्ज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर इनकम एंड सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को? तो सबसे पहले लाइवलीहुड है। हमारी कंट्री इंडिया एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपका एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। ठीक है, फिर बारी आती है फूड प्रोडक्शन की। ठीक है, इट एंश्योर्स एनफ फूड सप्लाई विद एसेंशियल क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड पल्सेस। ठीक है, तो हमारे कंट्री इंडिया एंश्योर करता है कि फूड सप्लाई यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, इसके अलावा रॉ मटेरियल्स है। देखिए रॉ मटेरियल्स में क्या है, agriculture provides material for industries such as cotton for textiles and sugar cane for sugar. एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, जैसे जो कॉटन है वो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को प्रोवाइड करते हैं, और आपका जो शुगर केन है वो शुगर इंडस्ट्री को। ठीक है, अब एक्सपोर्ट क्या है देख लीजिए। इंडिया एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया वर्ल्ड में बहुत लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट करती है हमारे कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, जैसे टी, राइस, कॉटन एंड स्पाइसेस, बूस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, चलिए इसके अलावा बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ भी है हमारी। देखिए, इट सपोर्ट्स जॉब क्रिएशन एंड द ग्रोथ ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रीकल्चर जॉब क्रिएट करती है, और अगर जॉब क्रिएट होगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। ठीक है, जैसे फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइफ स्किल है, देखिए क्या है ये आपको करना है।
देखिए, टॉक विद योर फैमिली और फ्रेंड्स अबाउट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट फूड। आप अपने फैमिली और फ्रेंड से बात कीजिए कि फूड को हमें वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन द फॉलोइंग, और यहाँ पे जो 3 टॉपिक दिया गया है इस पर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने। पहला है व्हाई शुड वी नॉट वेस्ट फूड, दूसरा हाउ कैन यू शेयर फूड विद अदर्स, थर्ड है व्हाट स्मॉल एक्शन कैन यू टेक टू रिड्यूस फूड वेस्टेज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस चैप्टर। सो पहला है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, देखिए, सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल टू हेल्प ग्रो, टू हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर। वो चीजें जो सॉइल में मिलाई जाती है जिससे हमारा प्लांट और अच्छा ग्रो हो। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंट, एबल टू मीट वंस ओन नीड विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। और ये सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है आप अपना काम खुद से कर सकते हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रीजन विद वार्म टेम्परेचर जस्ट आउटसाइड द ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिकल रीजन के बाद का एरिया होता है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, वार्म टेम्परेचर होता है। एक्सपोर्ट टू सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट का मतलब होता है आप गुड्स दूसरे कंट्रीज में बेच रहे हो और रिटर्न में आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। सो कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स रिफ्लेक्ट। तो देखिए, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट। फिर है क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू फूड क्रॉप्स, हमारे फूड क्रॉप्स बहुत, हमारे जो क्रॉप्स हैं वो बहुत सारे क्रॉप्स में डिवाइडेड, जैसे फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप कौन कौन से होते हैं, राइस, व्हीट और पल्सेस, और कैश क्रॉप है आपका कॉटन, टी और शुगर केन, ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है, देखिए, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल। सारे क्रॉप्स आपका एक ही स्टेट में ग्रो नहीं करती, अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग सॉइल पे ग्रो होते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया ग्रो मोर फूड एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी कंट्री इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया है ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रो हो पाए। फिर एग्रीकल्चर हेल्प्स पीपल अर्न, gives food support industry and help India earn money through exports, ठीक है। So this is all about our chapter. Now come with me, let's see the question answer section of this chapter. So पहला है choose the correct option. Which crop requires a lot of water and is grown in areas with heavy rainfall, ठीक है। तो wheat, rice, cotton, tea, ये है आपका स्टूडेंट्स राइस, ठीक है। फिर विच स्टेट्स आर फेमस फॉर व्हीट फार्मिंग, तो कौन कौन सा स्टेट फेमस है व्हीट फार्मिंग के लिए, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, आसाम, दार्जिलिंग, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। What type of climate does cotton require? Cool and humid, warm and dry, cold and wet, hot and humid, warm और dry चाहिए उसे, ठीक है। फिर है where is tea mostly grown in India? पंजाब एंड हरियाणा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, असम एंड दार्जिलिंग, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तो ये असम और दार्जिलिंग है। which crop grows best in tropical and subtropical climates? राइस, व्हीट, शुगरकेन, टी। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, सो इसका आंसर है स्टूडेंट्स आपका शुगरकेन, ठीक है। चलिए नाउ बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला है राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है। देन ए लार्ज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फार्मिंग इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। देन कॉटन इज यूज्ड टू मेक शुगर, फॉल्स। देन टी ग्रोज इन कूल, रेनी एंड हिली एरियाज, हाँ सही है ये। देन शुगर कैन रिक्वायर्स अ वार्म क्लाइमेट, सही बात है ये। ओके नाउ क्वेश्चन आंसर्स, पहला है आपका राइट द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग व्हीट। व्हीट को ग्रो करने के लिए कौन कौन सा हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, तो ये रहा इसका आंसर, देखिए wheat needs a cool climate with moderate rainfall. It grows best in fertile, well-drained soil like Punjab, like the states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh are. Okay, चलिए now next question. Name two states where sugar cane is mainly cultivated. ठीक है, तो दो स्टेट्स का आपको नाम बताना जहाँ पे शुगर केन मेनली लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट, इसका आपका नाम है उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर टू स्टेट्स वेयर शुगर केन इज मेनली कल्टिवेटेड। फिर व्हाई इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इन इंडिया, इंडिया के लिए एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर ये है, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो लाइवलीहुड, फूड प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, आप ये लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज राइस नीड, राइस के लिए हमें कौन सा क्लाइमेट चाहिए, तो इसका आंसर ये है, rice crop requires a lot of water. It is grown in areas with heavy rainfall. It is mainly grown in regions with warm temperature and fertile soil, such as the floodplains of river like the Ganga in states of West Bengal, Odisha and Uttar Pradesh. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है What was the green revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप यहाँ पे ये लिखेंगे, देखिए ये है, देखिए
The Green Revolution in India started in 1960s and lasted until the 1980s. During this time, the scientists introduced special seeds called HYV seeds, which were made to grow more food. Okay. Along with these seeds, farmer began using fertilizers, pesticides, and new machines to help crops grow better. This helped increase the production of crops like wheat, rice, and maize, making India self-sufficient in food production. यही आपका आंसर है. चलिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ओके. सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर एंड होता है. सो माय डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट आपका असर्शन रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और एक्टिविटी हब, ये आप लोग खुद से करेंगे. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस क्लास. नाउ आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन यू ऑल हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय. वाह बच्चों, यानी कि मुझे यहाँ पर ये समझ में आया कि अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रॉप को कल्टीवेट करना है तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और सॉइल की रिक्वायरमेंट और अदर थिंग्स की भी जरूरत पड़ेगी, तभी जाके मैं उस क्रॉप को हेल्दी और अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाऊंगी. और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में मिली. आई होप सो आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे.